अच्छा ये बताइए बेटा, शुरू कर रहा हूँ मैं। टॉर्क में मैंने फॉर्मूला बताया था फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर किस पॉइंट से डालना चाहिए? मैंने कुछ और बोला था, जो पॉइंट रेस्ट पर हो, जिस पॉइंट में सर्कुलर मोशन ना हो रहा हो, सिर्फ वहां से डाल सकते हैं। अच्छा, जैसे रॉड वाला एग्जांपल दिया था, याद होगा आप लोगों को। रॉड वाले एग्जाम्पल में पूरी रॉड ही रेस्ट पर थी, तो मैंने 3 बार न्यूमेरिकल कराया। एक बार परपेंडिकुलर यहां से डाला, एक बार सेंटर से और एक बार दूसरे कॉर्नर से। तीनों बार आंसर सेम आए। तो कहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है? जो पॉइंट में सर्कुलर मोशन ना हो, जिसे आप एक्सेस ऑफ रोटेशन भी कह सकते हैं। एक्सेस वो पॉइंट होता है जो घूमता नहीं। जैसे एक डिस्क है, ये डिस्क रोटेट कर रही है, तो डिस्क का ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पे रोटेट करेगा, डिस्क का ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ रोटेट करेगा, ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ रोटेट करेगा, लेकिन जो मॉलिक्यूल एक्सिस पर है वो रोटेट नहीं करेगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज दैट लाइन एट विच नो मॉलिक्यूल रोटेट्स। समझ गए? एक्सिस क्या है? वो लाइन जिसके ऊपर मौजूद मॉलिक्यूल्स रोटेट नहीं करते। एक्सिस के अलावा यहां पर कोई मॉलिक्यूल होगा तो वो रोटेट करेगा, यहां होगा रोटेट करेगा। एक्सिस पर मौजूद होगा तो वो रेडियस ऑफ रोटेशन 0 होगी। तो या तो ये कह दो भाई कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाली जाती है, लेकिन उससे आसान समझना यह है कि जिस पॉइंट में रोटेशन ना हो उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाली जाती है। अब आज के क्वेश्चन मेरे जो शुरू होंगे वो स्टार्ट होंगे लैडर के। काफी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है लैडर, उसके अंदर यही सब चलेगा, टॉर्क वाला कंसेप्ट। मेरे बेटा इजी से टफ करता जाऊंगा मैं न्यूमेरिकल को। एग्जाम्पल नंबर 1, वी हैव अ, पहले फ्रिक्शन नहीं होगा, वी हैव अ लैडर of length 10 meter, its weight is 50 किलोग्राम वेट, यानी कि 50 जी वेट है। मुझसे कहा गया फ्रिक्शन नहीं है कहीं भी कि हम यहां कितना फोर्स लगाएं कि ये पूरी लैडर इक्विलिब्रियम में रहे, यानी लैडर के अंदर कहीं से किसी तरह का कोई मोशन ना हो, ना ये गिरे, ना घूमे, ना पलटे। पकड़ते हैं ना लैडर को, नीचे से पकड़ते हैं, तो कहां कितना फोर्स लगाएं? क्वेश्चन आता है यदि हम फोर्स नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? मेरे बेटा फोर्स नहीं लगाओगे तो ये लैडर फिसलने की कोशिश करेगी, और मैंने कहा फ्रिक्शन है नहीं, तो इसे रोकेगा कौन? जब फ्रिक्शन है ही नहीं तो ये फिसल ही जाएगी। किधर की तरफ फिसलेगी? ऊपर वाला पॉइंट तो नीचे आएगा और नीचे वाला पॉइंट लेफ्ट जाएगा। तो बोलो ऊपर वाला पॉइंट कहां जाने की कोशिश कर रहा है? और ये वाला पॉइंट, अब मुझे ये पॉइंट लेफ्ट में ना जाए तो मुझे एक फोर्स लगाना पड़ेगा। वही फोर्स निकालना है, फाइंड एफ टू कीप लैडर इन इक्विलिब्रियम। कितना फोर्स लगाएं कि ये लैडर इक्विलिब्रियम में रहे? फ्रिक्शन नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूं। अभी 2 दिन का इसमें काम बाकी है, मतलब आज के बाद 1 दिन का और, जिसमें मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि इंक्लाइन प्लेन पर सिलेंडर लुढ़कता हुआ आ रहा है तो वो कितने एक्सेलरेशन से आएगा। तो ये आज और कल 2 दिन का कंसेप्ट है। तो पहले जरा सारे फोर्स बढ़ाओ। यहां पर लगेगी नॉर्मल रिएक्शन R1 जो सरफेस के नॉर्मल होती है, यहां लगेगी नॉर्मल रिएक्शन R2, ये भी सरफेस के नॉर्मल होती है। हमने कोई और फोर्स लगाया नहीं। एंगल दे रखा है 30 डिग्री, कोई भी एंगल होगा वो न्यूमेरिकल में दिया जाएगा। एंगल दे रखा है 30 डिग्री। अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, यानी इसमें ना कोई लीनियर मोशन हो रहा है ना कोई रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में
ऊपर वाले फोर्स नीचे वालों के बराबर होंगे जिससे ऊपर नीचे ना जाए, लेफ्ट वाले फोर्स राइट वालों के बराबर होंगे जिससे ये लेफ्ट और राइट में ना जाए। आगे बेटा, गुड आफ्टरनून। और टॉर्क जीरो होगा जिससे इसमें रोटेशन ना हो। जब भी इक्विलिब्रियम का न्यूमेरिकल होगा, बेटा ज्यादा पीछे मत जाओ, इधर आ जाओ, आदित्य अपने पास बिठा लो। तो जब भी इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम में 3 इक्वेशन बनेंगी। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कंप्लीट रेस्ट, बॉडी ना ऊपर जा रही है ना नीचे, लेफ्ट जा रही है ना राइट, और किसी तरह का रोटेशन भी नहीं है। तो यदि ये ऊपर और नीचे नहीं जा रही तो अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स बराबर होंगे। इक्वेशन नंबर 1 ढूंढो, यहां सारे में अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, R1, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है 50G। ना और कोई अपवर्ड है ना और कोई डाउनवर्ड है। इक्वेशन नंबर 1। लेफ्ट वाले फोर्स बहुत आराम से करेंगे, चाहूं तो एक दिन में भी निपटा सकता हूं, लेकिन वो निपटेगा ही आज, बल्कि घड़ी भी मेरी गिर गई रास्ते में, टाइम भी आप ही बताओगे जब हो जाएगा, मुझे नहीं पता। लेफ्ट वाले फोर्स राइट वालों के बराबर होंगे। लेफ्ट वाला फोर्स है सिर्फ एक R2 और राइट वाला सिर्फ एक फोर्स है F। सेकंड इक्वेशन अब बनेगा टॉर्क। टॉर्क निकालने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से लें, किसी ऐसे पॉइंट से जिसमें रोटेशन ना हो। तो यहां तो पूरी रॉड में कहीं भी रोटेशन नहीं हो रहा, तो आप कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हो, सारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस वहीं से ले लेना। मेरी आदत है कि मैं ऐसी सिचुएशन में इस वाले पॉइंट को लेता हूं एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरह, सारी परपेंडिकुलर यहां से डालता हूं। लेकिन यू आर फ्री, तुम इसको चूज करो, इसको चूज करो, इसको चूज करो, आंसर एक ही आएंगे। लेकिन एक अपनी आदत बना लो तो फिर उसमें हमें यूनिफॉर्मिटी सी बन जाती है। तो ये मेरी आदत है यहां पर लेना। अब चलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालते हैं, फोर्स लिखते हैं। पहला फोर्स 50G, पहला फोर्स 50G, उसे आगे पीछे बढ़ा लो, मिल जाएगा लाइन ऑफ एक्शन। बहुत ही तसल्ली से सारा समझ में आएगा, ये गारंटी है, बस सुनना है। आगे पीछे बढ़ा लो, एक्सेस वो हमें मिल गए लाइन ऑफ एक्शन। फिर जहां पे आपने पॉइंट लिया है, जहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, वहां से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डाल दो। यहां से शुरू होगा, लाइन ऑफ एक्शन पे खत्म होगा परपेंडिकुलर। यही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पूरी लंबाई थी 10 मीटर, आधी लंबाई है 5 मीटर। ट्रिग्नोमेट्री ओरली लगाओ, इस डिस्टेंस को मन में x मान लो, x अपॉन 5, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, x अपॉन 5 इज इक्वल टू cos 30 डिग्री के लिए बेस है या परपेंडिकुलर है, क्या है ये? तो x मन में मान लिया, लिख के नहीं दिखाना है। x अपॉन 5 cos 30, तो x हो जाएगा 5 cos 30। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसे मैंने x माना था, ये है 5 cos 30। या ऐसे देख लो, 5 का इधर कंपोनेंट 5 cos 30, ऊपर की तरफ 5 sin 30, वो चाहिए नहीं मुझे, तो इसका यही कंपोनेंट चाहिए 5 cos 30। जैसे भी चाहो, ये आ गया 5 cos 30। दूसरा फोर्स है R2, प्लस माइनस बाद में लगाएंगे। R2 पर यहां से परपेंडिकुलर डालना है। परपेंडिकुलर डालने के लिए आगे बढ़ाओ, थोड़ा पीछे बढ़ाओ, लाइन ऑफ एक्शन बना लो। जब लाइन ऑफ एक्शन बन जाए तो अपने पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये निकालना है। अच्छा, ये एंगल 30 डिग्री, तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, ऑल्टरनेट एंगल। अब फिर मैं ट्रिग्नोमेट्री लगा रहा हूं, इसे मन में y एज्यूम कर लो, जो मुझे निकालना है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मुझे यही डिस्टेंस निकालनी है। तो मेरे बेटा इसे मन में y एज्यूम कर लो। यदि आपने इसे y एज्यूम कर लिया तो y अपॉन 10
90 के सामने ये पूरा हाइटनेस है, मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ। 90 के सामने ये 10 मीटर का हाइटनेस है और 30 डिग्री के सामने ये y परपेंडिकुलर है। क्या है y? और 10 मीटर क्या है? तो y अपॉन 10 साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइटनेस। तो यदि y अपॉन 10 इज इक्वल टू साइन 30 तो y हो जाएगा 10 साइन 30, तो ये हो जाएगा 10 साइन 30। यदि किसी को अभी भी समझ में आने में दिक्कत आ रही हो ना, थोड़ी देर में जब 4-5 एग्जाम्पल होंगे सब क्लियर हो जाएगा। इधर वाली डिस्टेंसेस सब कॉस में आया करेंगी, ऊपर वाली सब साइन में आएंगी। तो बेटा ये आ गया। एक बार दोनों बता देता हूँ फिर से। पहला फोर्स 50 जी, आगे बढ़ा के परपेंडिकुलर डाला, इसे x मान लिया, x अपॉन 5 cos 30, तो x हो गया 5 cos 30। तो फोर्स है इतना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इतनी। दूसरा फोर्स R2 को आगे बढ़ाया, परपेंडिकुलर डाल दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मन में एज्यूम कर लिया y अपॉन 10 साइन 30, तो y हो जाएगा 10 साइन 30। तो फोर्स है R2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 10 साइन 30। अभी और भी जो भी फोर्स है सब देखने हैं। ये वाला फोर्स लिखूंगा नहीं, फोर्स है F, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से 0, क्योंकि मेरा फोर्स उसी पॉइंट से जा रहा है, तो उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0। तो मैं यदि लिखता तो F इंटू 0 लिखता, नहीं लिखेंगे। दूसरा फोर्स है R1 की इस पॉइंट से डिस्टेंस फिर 0, R1 इसी से जा रहा है, और यदि R1 इसी से जा रहा है तो बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, तो R1 इंटू 0। जहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 उनको लेना ही नहीं। अब ये मैंने इक्वेशन बनाई है प्लस और माइनस, परसों जैसे सिखाया था वो इसका बेस था। तभी मैं कह रहा था कि इन टॉपिक में कंटिन्यूटी बड़ी मस्त है। आप इसे रॉड को पकड़ लीजिए उस पॉइंट से जहां पर आपने इसे फिक्स पॉइंट लिया है, जहां से डिस्टेंस ले लो। जहां से मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहा हूं पकड़ लिया। अब मैं देखूंगा 50 जी नीचे लग रहा है, वो किधर घुमाना चाह रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और R2 फिर से 50 जी और R2 मैंने चेक कर लिया कि एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज, तो एक प्लस है एक माइनस। कोई सा भी प्लस ले लो, कोई सा भी माइनस, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अपोजिट है। तो यदि इसे प्लस लिया तो ये माइनस, और इसे प्लस लिया तो ये माइनस। ये है टॉर्क, नेट टॉर्क। टॉर्क 0 होना चाहिए जिससे रोटेशन ना हो, तो ये होना चाहिए 0 जिससे मेरी लैडर में रोटेशन ना हो। अब लैडर में रोटेशन नहीं होगा क्योंकि टॉर्क 0 है, तो यहां से R2 इंटू 10 साइन 30 इज इक्वल टू 50 जी इंटू 5 cos 30। तो R2 इज इक्वल टू आ जाएगा 50 जी 5 cos 30 √3/2 डिवाइडेड बाई 10 साइन 30 हाफ। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, R2 निकल जाएगा। और जो ये R2 निकल के आएगा वही तो फोर्स के बराबर है। यही है फोर्स जो मुझे लगाना पड़ेगा। दिस इज द फोर्स विच इज टू बी अप्लाइड। पहला आंसर आ चुका है। हो सकता है कोई चीज समझ में आई हो, कोई ना आई हो। नहीं आई है दिमाग खराब मत करो, हर क्वेश्चन आज सारे एक जैसे हैं, थोड़ा लेवल बढ़ता रहेगा। अगला क्वेश्चन, वंस अगेन आई हैव अ लैडर। लैडर की लेंथ मेरी फिर से 10 मीटर, एंगल दोबारा से 30 डिग्री, लैडर का खुद का वेट 50 किलो यानी 50 जी, फ्रिक्शन इसमें भी नहीं है। मुझे फोर्स निकालना है कि कितना फोर्स लगाऊं कि लैडर इक्विलिब्रियम में रहे, यानी लैडर के अंदर किसी तरह का ना लीनियर मोशन हो ना रोटेशनल मोशन हो, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, ना दाएं ना बाएं ना घूमे। बस पिछले और इसमें अंतर क्या है, एक आदमी चढ़ गया लैडर पर, यहां पर एक हल्का फुल्का 100 किलो का आदमी चढ़ गया है 7 मीटर की हाइट तक। लैडर का वेट हाफ यानी 5 मीटर पर है, ये पूरी 10 मीटर, आदमी खड़ा है 7 मीटर और लैडर का वेट है 5 मीटर आधे पर। क्वेश्चन वही, फोर्स बताओ। मेरा तो एक ही फंडा है,
सबसे पहले जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनको मार्क करो। फ्रिक्शन है नहीं, रिएक्शन R1, रिएक्शन R2। रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर बनाते हैं, तो ये नॉर्मल रिएक्शन कहलाती है। नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर होती है सरफेस के। दूसरे नंबर पर फ्रिक्शन होगा, वो दिया नहीं है, तो बस इतना है हमारी फिगर। फिर इसके बाद हमेशा ये देखो इक्विलिब्रियम में है यानी रेस्ट में है, 3 इक्वेशन बनेंगी। अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड के बराबर से फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, लेफ्ट वाले फोर्स राइट वालों के बराबर से सेकंड इक्वेशन बनेगी, टॉर्क 0 से थर्ड इक्वेशन बनेगी। 3 इक्वेशन बनती है ऑलवेज, चौथी नहीं बनेगी, 2 नहीं बनेगी, न 4 न 2, सिर्फ 3। लेफ्ट राइट के बराबर, अप डाउन के बराबर और टॉर्क 0। सबसे पहले ढूंढो। जो बेटा मैं हमेशा एक बात कहता हूँ क्लास में, ये तो एब्सेंट हो तब तो बात अलग है, जब आए हो तो एक एक मिनट को यूटिलाइज करा करो, एक एक पॉइंट को ग्रेस्प किया करो, तभी बेनिफिट है आने का। ठीक है बेटा, तो अपवर्ड फोर्स ढूंढो कौन कौन से दिख रहे हैं। एक तो R1 अपवर्ड, कोई और नहीं, ये बराबर है डाउनवर्ड के। डाउनवर्ड एक तो 50G और एक 100G, दोनों को जोड़ दो डाउनवर्ड को, 50G प्लस 100G। इक्वेशन नंबर 1। 10 होते डाउनवर्ड, 10 को ऐड कर देते, 4 होते अपवर्ड, 4 को ऐड कर देते। अब लेफ्ट वाले 100G, 100 kg का आदमी है तो वेट तो 100G होगा ना, तो ये आ गया। अब इसके बाद लेफ्ट वाले राइट के बराबर। लेफ्ट की तरफ मुझे तो R2 के सिवा कोई दिखा नहीं, तुम्हें दिखाओ तो बता दो। और राइट की तरफ हमारे को दिख रहा है F, सेकेंड इक्वेशन। अब सबसे जरूरी काम होता है टॉर्क लेने का। टॉर्क में हर फोर्स इन्वॉल्व होगा। मैं हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से डालता हूं, क्योंकि हमें वो पॉइंट चुनना है जो घूम ना रहा हो। फिलहाल तो ये पॉइंट घूम नहीं रहा, क्वेश्चन ये है कि घूमे ना, लेडर पलट ना जाए। तो मेरी आदत के हिसाब से मैं यहीं से परपेंडिकुलर डालूंगा। उसका एडवांटेज देखना, पहली बात F की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से 0 है, लिखो ही मत। R1 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से 0 है, वो भी मत लिखो, क्योंकि टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही 0 है तो उनके तो टॉर्क खत्म हो गए। समझ में आ गया, उनके तो टॉर्क ही नहीं बने। तो बचे हुए कौन कौन से फोर्स है, एक तो 50G, दूसरा 100G, तीसरा R2 इजिकल टू 0। अब सबकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगाऊंगा, फिर प्लस माइनस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का शॉर्टकट भी सिखाएंगे। 50 को नीचे खींच दो, एक्सटेंड कर दो, यहां से परपेंडिकुलर डालो, तो यही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। शॉर्टकट बताऊं, ये कितना था 5, एंगल है 30, तो ये 5 cos 30 आएगा। नीचे वाले सारे कॉस आएंगे, क्यों आएंगे, चल मन मन में एज्यूम कर ले इसे x अपॉन 5 cos 30, x अपॉन 5 राइट एंगल ट्रायंगल में बेस अपॉन हाइपोटेनस cos 30। तो यदि x अपॉन 5 cos 30 तो x इज 5 cos 30। आगे से इतना दिमाग मत चलाना, यदि ये 5 है, एंगल 30 है, तो ये 5 cos 30 आएगा। तो 50G की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 cos 30। 100G को आगे एक्सटेंड किया, बिल्कुल सीधे लॉजिक, ये डिस्टेंस चाहिए, यहां से परपेंडिकुलर डालना है। ये डिस्टेंस जब ये 7 है तो ये 7 cos 30। हॉरिजॉन्टल वाली सब कॉस आएंगी। ये तो पहली बार बताने में दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है, बाद में तो फिर इतना थोड़ी सोचते हैं कि इसे x मान लो, इसे y मान लो, सीधे हॉरिजॉन्टल है cos 30 आ गया। तो ये होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 7 cos 30। अब इसे आगे एक्सटेंड करो, यहां से परपेंडिकुलर डालो। पहले बताओ ये हॉरिजॉन्टल आई वर्टिकल, बोलो, आवाज आनी चाहिए, देख फिर मजा तभी आएगा, नहीं तो न्यूमेरिकल आधे कर दूंगा, फिर क्या फायदा, यानी यदि इंटरेस्ट नहीं आ रहा। बेटा ये हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल, वर्टिकल में अपने आप साइन आएगा। ये एंगल 30 है तो ऑल्टरनेट एंगल 30 होगा। ये है 10 मीटर, इसे थोड़ी देर के लिए मन में y एज्यूम कर लो, तो y अपॉन 10 साइन 30।
30 के सामने परपेंडिकुलर y, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज 10, तो y अपॉन 10 sin 30, तो y इक्वल टू 10 sin 30। खैर आगे से इतना कुछ नहीं, यदि ये 10 है तो ये डिस्टेंस 10 sin 30 आएगी, तो ये आ गया 10 sin 30। अब प्लस और माइनस लगाना है, इस पॉइंट पर पकड़ लो जहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाली। हमेशा याद करो, रॉड वाला जब कराया था तो मैंने दिखाया था कि वेट का टॉर्क क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी, डिपेंडिंग की पकड़ा कहां से है। अब बताओ 50G किधर घुमा रहा है, जल्दी से, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? 100G और R2 कौन कौन क्लॉकवाइज घुमाने वाले हैं? 50G और 100G। कौन कौन क्लॉकवाइज घुमा रहे बेटा? और एंटी क्लॉकवाइज? तो भाई या तो क्लॉकवाइज को प्लस मानो या एंटी क्लॉकवाइज को। तो मैं R2 वाले को प्लस मान लेता हूं और इन दोनों को माइनस मान लेता हूं, हो गया। अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मुझे देखो G मालूम है, cos 30 मालूम है, G मालूम है, cos 30 मालूम है, sin 30 मालूम है, R2 निकाल लूंगा। जो R2 है वही फोर्स है और मुझे फोर्स निकालना था। आ गया? क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन, अब इसमें फ्रिक्शन को इन्वॉल्व करूंगा। फ्रिक्शन भी दो तरह के होते हैं, एक ग्राउंड का फ्रिक्शन, एक वॉल का फ्रिक्शन। पहले मैं दोनों फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं कर रहा, पहले मैं एक फ्रिक्शन इन्वॉल्व करूंगा ग्राउंड का, फिर एक न्यूमेरिकल में वॉल का और फिर दोनों के, और वो एक लास्ट स्टेज आ जाएगी लैडर में, उससे ऊपर कुछ नहीं आता। अगला क्वेश्चन, एक लैडर है, दीवार के सहारे खड़ी हुई है, लैडर की लेंथ है 10 मीटर, लैडर का वेट 50 kg, 50G, जो 5 मीटर की डिस्टेंस पर है। अब कोई दूसरा आदमी नहीं रख रहे यहां पर, वो तो समझ में आ गया। अब यहां पर दे रखा है नो फ्रिक्शन, इस जगह तो फ्रिक्शन है नहीं, यहां इन्होंने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.1। चले एक आदमी और चढ़ा दे यहां 100 किलो का, थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। 2 मीटर, यहां से 2 मीटर, मतलब टोटल 7 FP। आवाज नहीं बेटा? मुझसे पूछो कृष्णा, क्या पूछना है बेटा? क्या चीज बेटा? ये 100 किलो का आदमी चढ़ गया इस पे, ना 10 है ना वो। अब 10 किलो का आदमी होता तो मैं भेज भी देता, तो मैंने 100 किलो का भेज दिया आदमी। यहां पर कोई आदमी खड़ा हुआ है, चलो भाई यहां तक आ गया। अब आप लोग हेल्प कराना, यहां म्यू देने का मतलब है फ्रिक्शन है। मुझसे पूछा गया कितना फोर्स लगाएंगे इसे रोक दे। क्वेश्चन हर एक में एक ही है, हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड सो दैट लैडर इज इन इक्विलिब्रियम। मेरे फोर्स के अलावा एक और है जो इसे रोकना चाह रहा है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किधर लगेगा? तो जवाब है मेरी लैडर के मूवमेंट जहां होना चाह रहा है उसके अपोजिट। आप बताओ लैडर फिसलना कहां चाह रही है? फिसल नहीं रही वो अलग बात है, लैडर किधर फिसलना चाह रही है? ये वाला पॉइंट लेफ्ट जाना चाह रहा है, राइट। कभी देखा है लैडर ऐसे खड़ी और खड़ी करी और फिसल के सीधी हो गई? कभी देखा हो? हाँ देखा हो सकता है, फिर नींद खुल गई होगी तो फिर वापस गिर गई होगी। तो ये लैडर ऐसे नहीं जाती, उधर जाती है, यानी इसकी टेंडेंसी उधर जाने की है, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। हमेशा फ्रिक्शन वहां लगता है जहां मोशन होता है उसके अपोजिट, मोशन की टेंडेंसी के अपोजिट। अब मैं फ्रिक्शन को लिखूंगा म्यू R1, भाई ये है R1, फ्रिक्शन होता है म्यू R1, म्यू की वैल्यू है 0.1 R1। ये हो गया फ्रिक्शन। अब मैंने म्यू यहां से उड़ा दिया, थोड़ा दूर को लिख करके छोड़ दिया, कभी घर जाते जाते गायब हो जाए कि म्यू ये 0.1 R1 कहां से आया। बोलो। फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट लगता है। मान लो बेटा इस तरह से समझो, एक इंक्लाइन प्लेन पर एक बॉक्स रखा हुआ है, वेट इसे नीचे की तरफ खींच रहा है, सॉरी mg sin थीटा नीचे खींच रहा है, तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है। अब एक बात बताओ, यहां पर मान लीजिए फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन 100 न्यूटन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन 100 न्यूटन है और mg sin थीटा 30 न्यूटन है।
पहले तो ये बताओ ये स्लिप होगा या नहीं होगा? मैं यदि यहां पर 70 न्यूटन और लगा दूं, अब मूव होगा नहीं होगा? 70 और 30, चल 60 लगा दिया, अब बताओ 60 और 30 मूव होगा नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? फ्रिक्शन रोक लेगा। लेकिन मेरे फोर्स के तो अपोजिट है फ्रिक्शन। अब कब सेम डायरेक्शन में होता है? कई बार क्या होता है, फ्रिक्शन जो है हमारे को, फ्रिक्शन कभी भी फोर्स के अपोजिट नहीं, मोशन के अपोजिट होता है। अब एक चीज देखते हैं, यहां पर एक कार रेस देके यहां जाना चाह रही है, रेस देके यहां जाना चाह रही है, मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया। तुम्हारे को सिर्फ एक चीज, पहले दो चीजें क्लियर करनी है। कार यहां जाना चाह रही है तो फ्रिक्शन, पहले तो फ्रिक्शन से शुरू करें। कार के इंजन में 100 न्यूटन फोर्स लगाकर यहां जाना चाह रहा है, फ्रिक्शन 30 न्यूटन का इसे रोकना चाह रहा है। कार का इंजन कितनी फोर्स लगा रहा है? 100। फ्रिक्शन कितनी